हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन के अंदर हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा था, जिसमें हमने उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट्स है वो सभी डिस्कस किए थे। इसके अलावा हमने सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो भी स्टडी की थी। आज हम देखते हैं कुछ रिलेशन और ग्रेविटेशन फाइंडिंग के डिफरेंट मेथड, है ना। देखिए, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हमें बोला है 2 एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशन फ्री स्पेस after having lost contact with their spaceship. The two will, अब उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, कीप फ्लोटिंग इट सेम डिस्टेंस बिटवीन दैम, मूव टूवर्ड्स ईच अदर, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, विल बिकम स्टेशनरी। ठीक है, तो हमें बोला हुआ है कि वो ग्रेविटी फ्री स्पेस में, मतलब वहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड जो है वो नहीं है जो यहाँ पे उन पे फोर्स लगाए। ठीक है, अब अगर ये दो जो एस्ट्रोनॉट हैं इनका खुद का भी मास होगा, तो अगर ये खुद के मास में अगर देखें तो इसका मास m1, इसका मास m2। तो देखिए, ये खुद जो इनके मासेस हैं, है ना, इनकी वजह से भी इन दोनों के ऊपर एक दूसरे पे फोर्स लगेगा, और ये जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो अट्रैक्शन नेचर का होगा। यानी m1 पे जो ग्रेविटेशन फोर्स m2 का है ना, वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और m2 जो है m1 उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी दोनों जो होंगे वो एक दूसरे की तरफ आएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, है ना। तो ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें हमें पूछा हुआ था कि दोनों मासेस जो होंगे उन पे उनका इफेक्ट क्या होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों जो है वो एक दूसरे की तरफ आएंगे। देखिए, नेक्स्ट रिलेशन, ये रिलेशन जो है वो मेंस में पूछा हुआ है। हमें बोला है कि 4 आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ मास m located at corner of square of side A. What should be their speed if each of them revolve after under influence of other gravitation field in a circular orbit? ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों जो चारों मासेस जो हैं वो इस सर्कल की सर्कमफेरेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, और ये जो चारों मासेस जो है वो ये स्क्वायर फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हमें पूछा हुआ है कि ये जब सर्कल में घूम रहे हैं तो इनकी स्पीड क्या होनी चाहिए कि जिससे यहाँ पर ये जो है इस मोशन को बनाए रखें। ठीक है, तो एक बात समझिए, जैसे हम बात करते हैं सन और अर्थ के लिए, ये सन और यहाँ पर अर्थ, तो हम कहते हैं कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड जो है वो सर्कुलर पाथ पे चक्कर काटेगी। पर वो होता कैसे? एक्चुअल में यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो दोनों के बीच में लगेगा। जैसे इसका मास अगर m1 है, इसका मास अगर m2 है, और दोनों के बीच डिस्टेंस अगर r है, तो यहाँ पे होगा क्या, दो फोर्सेस लगेंगे। एक फोर्स ये होगा जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा, वो होगा G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वो फोर्स है जो सन अर्थ पे लगा रहा है अपनी तरफ आने के लिए, और इसको काउंटर बैलेंस करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स तो G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर है ही, हम यहाँ पे बोल रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिंपली। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा mv² अपॉन आर। तो जब हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर होता है, तो उस कंडीशन पे ये सर्कुलर पाथ पे चक्कर काट पाता है। तो यही जो क्वेश्चन है वो हमें बोल रहा है कि चारों मासेस जो है उन पे फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो वो स्पीड जो है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आता है कि अगर हमें स्पीड निकालनी है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना है, तो उसमें सबसे पहले जो है वो हमें सभी मासेस पर नेट फोर्स फाइंड करना होगा। ठीक है, तो देखिए हम एक काम करते हैं, ये वाला जो मास है, इस मास पे अदर जितने मासेस है सबकी वजह से फोर्स फाइंड करते हैं कि नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है। फिर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की इक्वेशन बैलेंस करके उस पर स्पीड फाइंड कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम फोर्सेस की बात करें तो इस पर 3 फोर्स लगेंगे। एक फोर्स लगेगा यहाँ पर, ये होगा F1। एक फोर्स यहाँ पे लगेगा, वो होगा F2। देखिए, यहाँ पे F1 और F2 के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो बराबर होंगे। F1 हमारे पास होगा, वो होगा Gm² अपॉन a स्क्वायर, और F2 होगा, वो भी होगा Gm² अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तीसरा फोर्स लगाने से पहले हम ये F1 और F2 का रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम तीसरे फोर्स को लगाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे F1 और F2 के रिजल्टेंट को देखेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इन दोनों के बीच में आएगा। हमने देखा था कि अगर दो फोर्सेस उनके मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो और दोनों के बीच में एंगल 90 हो, तो दोनों का रिजल्टेंट जो है वो होता है √2f।
है ना, उसको वेक्टर सम से भी निकाल सकते हो, ये तो मैंने डायरेक्ट याद रखने के लिए भी कहा था आपको। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स आएगा इन दोनों की वजह से वो आएगा √2 GM² अपॉन A²। ठीक है, ये वाला फोर्स जो है ये तो बाकी दो जो फोर्सेस है उनका रिजल्टेंट है। इस मास पे एक जो ये वाला मास है इसकी वजह से भी फोर्स आएगा, वो आएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमारे पास होगा F3, और जो F3 होगा वो होगा GM² अपॉन डिस्टेंस होगी √2a, यानी √2a का स्क्वायर, यानी F3 हमें मिलेगा, वो मिलेगा GM² अपॉन 2a²। ठीक है, ये हमारे पास F3 हुआ। और देखिए F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो भी इसी F3 के डायरेक्शन में, यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि जो नेट फोर्स यहाँ पे होगा वो होगा F3 प्लस इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी नेट फोर्स हमें मिलेगा √2 GM² अपॉन A² प्लस GMA² अपॉन 2a²। ठीक है, तो ये हमारे पास आया नेट फोर्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर दोनों जो टर्म्स है उसमें से हम GM² अपॉन 2a² कॉमन निकाल लें, है ना, इसमें ऊपर और नीचे 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आएगा √2 प्लस 1। ठीक है, तो ये तो हमारे पास नेट फोर्स हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं इस पार्टिकल का सर्कुलर मोशन। अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पे ये पार्टिकल है यहाँ पे, तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, होगा mv² अपॉन इसकी रेडियस, है ना, mv² अपॉन r। और ये वाला जो नेट फोर्स है वो इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे r जो होगा रेडियस होगी वो कितनी होगी वो हम देख सकते हैं। r जो है वो इसके डायगोनल का हाफ होगा, यानी √2a का हाफ होगा ये रेडियस के बराबर, यानी रेडियस जो होगी उसको हम लिख सकते हैं r = a/√2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये इक्वेशन लिख लेते हैं, F net = mv² अपॉन r। नेट फोर्स हमारे पास आया है GM² अपॉन 2a² टू √2 प्लस 1 = mv² अपॉन a की वैल्यू हम रख लेते हैं a अपॉन √2, तो √2 जो है वो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक m से एक m हट गया, a से एक a हट गया, तो हमें मिला GM अपॉन a। ठीक है, ये हमारे पास आएगा 2√2 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ का जो √2 है उसको भी हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, या चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, ये हमारे पास आएगा √2v²। तो हमें v जो मिलेगा वो मिलेगा √GM अपॉन a टू √2 प्लस 1 अपॉन 2√2। ठीक है, तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो हमें मिलेगी 1.16। तो ये हमारे पास आएगा 1.16 √GM अपॉन a। ठीक है, ये हमारे पास है वेलोसिटी, जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है वो ये। तो इसमें अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन जो है वो बी जो है वो करेक्ट होता है, यानी उस पार्टिकल की स्पीड जो है वो 1.16 GM अपॉन a होनी चाहिए। उस कंडीशन पे पार्टिकल जो है वो ये चारों पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर पाएंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं कि अगर जो ऑब्जेक्ट्स हैं m1 m2 जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट ना होकर डिस्ट्रीब्यूटेड मास दिए हुए हैं, तो उस कंडीशन में दोनों के बीच में फोर्स कैसे निकाला जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मास है m1, ठीक है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट पॉइंट मास है, ये है m2। ठीक है, तो इस कंडीशन पे दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, हम डायरेक्ट लिखेंगे कि यहाँ पर F = GM1 m2 अपॉन r² होगा। तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस केस में क्या किया जाए, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, यहाँ पर दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम एक काम करेंगे m1 का एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे,
ठीक है, छोटा सा एलिमेंट, ये होगा DM। तो देखिए कंप्लीट ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, बट ये छोटा सा एलिमेंट जो है वो यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, और अज्यूम करेंगे कि दोनों की भी डिस्टेंस जो है वो x है। ठीक है, तो अब देखिए कंप्लीट ऑब्जेक्ट के लिए, कंप्लीट M1 के लिए हम फोर्स की इक्वेशन नहीं लिख सकते, बट इस एलिमेंट के लिए यहाँ पर M2 के साथ फोर्स की इक्वेशन लिखी जा सकती है, वो होगी DF इजिकल टू G M2 DM। ठीक है, अपॉन x², ये हमारे पास होगा DF। ठीक है, और कंप्लीट फोर्स हमें निकालना होगा कि यहाँ पर F12 के बीच में फोर्स कितना होगा, तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ DF से। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोसीजर होता है, जिसको अभी हम एग्जांपल से भी समझेंगे। तो ये हमारे पास प्रोसीजर होगा। यहाँ पे एक और चीज़ समझिए, DM है ना, तो DM जो होता है वो स्मॉल एलिमेंट है। अगर हमारे पास जैसे एक लेंथ दी हुई है, तो लेंथ के लिए DM क्या होगा, अगर इसका कंप्लीट मास M है और लेंथ अगर यहाँ पर L है, तो DM हम लिख सकते हैं DM इजिकल टू, है ना, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे ना, ये छोटा सा एलिमेंट है ये। ठीक है, ये छोटा सा एलिमेंट dx जिसकी लेंथ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मास डेंसिटी यूज़ करेंगे, एक होती है लीनियर मास डेंसिटी जिसको हम लिखते हैं लेमडा। लेमडा मतलब टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, या फिर हम लिख सकते हैं dm अपॉन dx। तो हम यहाँ पे लिखेंगे dm इजिकल टू लेमडा dx। ठीक है, ये हमारे पास लीनियर मास के लिए होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन हम सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन में भी देखते हैं। वैसे हमारे पास होता है अगर कोई सरफेस मास दिया हुआ है तब, तो सरफेस मास के केस में हम लिखेंगे सिग्मा इजिकल टू m अपॉन एरिया, या फिर हम लिखेंगे dm अपॉन da। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं dm इजिकल टू सिग्मा da। ठीक है, और वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम की कंडीशन में हम लिखते हैं रो इजिकल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, या dm अपॉन dv, जिसको हम लिख सकेंगे dm इजिकल टू रो dv। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास के अंदर। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो dm होगा उसे हम लेमडा dx लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसको एक एग्जांपल से बताते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि एक रोड है जिसकी लेंथ जो है वो l है, और उसका मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिया हुआ है, कि ये मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मास जो है वो m है, टोटल लेंथ जो है वो l है। एक पॉइंट मास है स्मॉल m, ठीक है, जो इस एंड से d डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसका प्रोसीजर क्या होगा। हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे इस लेंथ का, तो ये एलिमेंट हमने लिया dx लेंथ का, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस होगी वो हमने अज्यूम कर ली x। तो अब देखिए x की अलग अलग वैल्यू के लिए हमें यहाँ पर फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये जो एलिमेंट हमने लिया है इसका मास कितना लिखेंगे, dm, और जैसा कि अभी हमने देखा dm जो है वो हम यहाँ पे इस रिलेशन से फाइंड करेंगे, तो dm इजिकल टू हमें मिलेगा कैपिटल M अपॉन L इंटू dx। ठीक है, तो अब देखिए दोनों के बीच में फोर्स का रिलेशन वो होगा df इजिकल टू g स्मॉल मास m, है ना, और ये वाला मास dm अपॉन दोनों की भी डिस्टेंस x²। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आएगा df इजिकल टू g m, ठीक है, स्मॉल m अपॉन x² और dm को हम वहाँ लिखेंगे कैपिटल M अपॉन कैपिटल L इंटू dx। ठीक है, अब हम टोटल फोर्स के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखिए इंटीग्रेशन में हमारे पास g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन L, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, अंदर बचेगा dx अपॉन x²। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज़ जो है वो लिमिट अभी बची रह गई है। लिमिट की वैल्यू जब हम रखेंगे तो लिमिट जो है वो आएगी लोअर लिमिट से अपर लिमिट। तो अब देखिए यहाँ पर x की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो x की मिनिमम वैल्यू होगी इस d के बराबर, तो इसकी लिमिट लिखेंगे d से। और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगी जब ये वाला एलिमेंट हम लेंगे, तो ये एलिमेंट की उससे डिस्टेंस होगी वो होगी l प्लस डी। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। फोर्स की वैल्यू हमें मिलेगी जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन L
ठीक है। 1/x² का इंटीग्रेशन होगा -1/x डी एल प्लस डी। ठीक है, तो हमें ये मिलेगा, देखिए ये फोर्स हमें मिलेगा F इजिकल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल। माइनस को चलो बाहर ले लिया और x की लिमिट रखेंगे तो ये आएगा 1/L प्लस डी माइनस 1/d। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा -g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल इंटू डी माइनस एल माइनस डी अपॉन डी इंटू एल प्लस डी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऊपर जो आएगा वो आएगा -l और -l से -l प्लस हो जाएगा, ये l हट जाएगा तो हमें मिलेगा g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d इंटू एल प्लस डी। तो ये जो दो मासेस है यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट और ये रोड जो है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो इतना होगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर लैम्डा इजिकल टू हमने m/l लिखा क्योंकि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म दिया हुआ है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर क्वेश्चन के अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना देखे कुछ और रिलेशन दिया हुआ है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर m/l की जगह वो रिलेशन रखेंगे, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आगे हम ऐसा एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखिए ये मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है जहाँ पे हमें बोला हुआ है a straight road of length L extended from x is equal to a to x is equal to L plus a। मतलब ये बोला हुआ है कि जो मास है वो इस सेक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट ऑन मास m एट x is equal to 0 if mass per unit length of road mass per unit length of road is a plus bx square is given by। ठीक है, तो अब देखिए अभी आपको कहा था कि मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं दिया हुआ, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन मास पर यूनिट लेंथ जो है यानी लैम्डा यहाँ पे गिवन है वो है a प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम एक्सिस पे देखें तो हमें बोला हुआ है कि यहाँ पर ये x इजिकल टू 0 पे एक पॉइंट मास रखा हुआ है स्मॉल m। ठीक है, और हमें यहाँ से बोला हुआ है कि ये दूसरा मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर, कहाँ से लेके कहाँ तक है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास जो है वो x इजिकल टू ए से, है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो a है। x इजिकल टू ए से लेकर यहाँ पे x इजिकल टू एल प्लस ए यहाँ तक है। ठीक है, तो अब हमें पूछा हुआ है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो कितना होगा। तो जैसे अभी हमने सोल्व किया, पहला स्टेप क्या होगा, एक एलिमेंट लेना है, एलिमेंट की थिकनेस dx और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी x। ठीक है, इस एलिमेंट और उस पॉइंट मास के बीच में हम फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, और dm की वैल्यू क्या होगी, तो dm हम लिखेंगे dm, इसका मास जो होगा ना dm लिखेंगे dm इजिकल टू लेमडा dx और लेमडा का रिलेशन हमें मिलेगा वो होगा a प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब देखिए फोर्स का रिलेशन हमें मिलेगा फोर्स F इजिकल टू जी स्मॉल m डी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया तो जी स्मॉल m, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर और डी एम की जगह हमने लिख लिया a प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो जी एम जो है वो तो रहेगा, अंदर मल्टीप्लाई किया ये आएगा a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, तब हम यहाँ पर सॉरी यहाँ पर डी एफ है ना ये, तो टोटल फोर्स आएगा एफ इसके इंटीग्रेशन से, तो इंटीग्रेशन में हम देखेंगे तो जी एम जो है वो तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन हमें करना होगा ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी का, और इसकी लिमिट जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे, देखो लोअर लिमिट होगी ए और अपर लिमिट होगी एल प्लस ए, जैसा कि लास्ट रिलेशन में भी हमने देखा था। अब एक काम करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ये आएगा जी एम, ठीक है, ए अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा ए अपॉन एक्स प्लस बी एक्स लिमिट ए से
एल प्लस ए। तो अब एक काम करते हैं, लिमिट की वैल्यू रख लेते हैं जी एम, ओके, लिमिट रखते हैं, ये आएगा माइनस ए अपॉन एल प्लस ए प्लस बी एल प्लस ए, ठीक है, माइनस अपर लिमिट रख दी, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हमें मिलेगा माइनस ए अपॉन स्मॉल ए प्लस बी ए, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करके आंसर देख सकते हैं। देखिए वो क्या आएगा जी एम, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है माइनस ए अपॉन एल और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए को कॉमन निकालेंगे हमें मिलेगा 1/a-1/l प्लस ए, ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पे बी वाली टर्म देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगी बी इंटू एल, है ना, ए वाली टर्म जो है वो कैंसिल हो कट हो जाएगी। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन मैच कर सकते हैं। देखिए इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो जी एम ए अपॉन ए माइनस एल प्लस ए प्लस बी एल। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो रहा है, जी एम ए 1/a-l+a+b_l, यानी इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी मिलेगा। क्लियर। तो न्यूटन्स ग्रेविटेशन फोर्स के बाद अब हम डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशन फील्ड की। देखिए ग्रेविटेशन फोर्स हमने देखा कि दो मासेस के बीच में जो फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स है। ग्रेविटेशन फील्ड क्या होता है, देखिए अगर हम हर मास की बात करें तो हर मास जो है वो अपने अराउंड एक फील्ड जो है वो जनरेट करता है। वो ऐसा फील्ड होता है जिसके अंदर, है ना, वो फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा मास अगर आता है तो वो फोर्स फील करता है। जैसे ये कोई मास एम है ना, ये कोई बड़ा मास है एम, इसके अराउंड हम एक फील्ड देखते हैं, जैसे ये फील्ड है, तो इस फील्ड में क्या होगा, जब इस फील्ड के अंदर कोई मास आएगा तो फोर्स फील करेगा। जैसे मास ये एम है, जो छोटा सा मास एम नॉट है, तो अगर ये मास इस फील्ड से बाहर है तो हम क्या देखते हैं कि एम नॉट पे कोई भी फोर्स फील नहीं होता। अब धीरे धीरे हम एम नॉट को क्या पास लेके आते हैं, है ना, जैसे हम किसी एक मैग्नेट के पास आयरन पीस को लेके आते हैं तो हम क्या देखते हैं, जब आयरन पीस और मैग्नेट के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो उन दोनों के बीच में कोई फोर्स फील नहीं होता। या हम दो मैग्नेट्स को भी देख सकते हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि जब धीरे धीरे उनके पास लेके आते हैं तो एक पॉइंट के बाद वो एक दूसरे पे फोर्स लगाने लगते हैं। कुछ वैसा ही यहाँ पर भी होगा, जब ये एम नॉट जो है वो इसके फील्ड में आ जाएगा एम नॉट, तो होगा क्या, यहाँ पर अब ये जो कैपिटल एम है वो इस पे यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये मास के अराउंड वो फील्ड जिसके अंदर जब हम किसी दूसरे मास को लेके आते हैं वो मास फोर्स फील करता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फील्ड। तो सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं ग्रेविटेशन फील्ड जो है एक मास के अराउंड वो फील्ड होता है जिसमें कोई दूसरा मास आता है और वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, उस फील्ड को हम बोलेंगे ग्रेविटेशन फील्ड, ठीक है। स्पेस सराउंडिंग पार्टिकल वेयर एनी अदर पार्टिकल एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशन फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशन फील्ड। तो यहाँ पे हम ग्रेविटेशन फील्ड में अगर देखें तो ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट पे जो ये मास हम ला रहे हैं वो मास पे अलग अलग पॉइंट पे फोर्स जो है वो अलग अलग मिलेगा। देखिए जब वो मास की अगर हम बात करें, जो एक्सटर्नल मास हम इस फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं, तो जब डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हम देखते हैं कि उस मास पे फोर्स जो है वो कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब डिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस मास पे फोर्स कम लग रहा है। पर धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि जब वो पार्टिकल की डिस्टेंस हम चेंज करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं, तो उस पर जो फोर्स है उसकी वैल्यू भी चेंज होती है। यानी फोर्स चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग पॉइंट पे फील्ड की जो इंटेंसिटी है ना, वो चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पे देखते हैं इंटेंसिटी जो होती है ग्रेविटेशन फील्ड के अलग अलग पॉइंट पे वो होती है फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, यूनिट मास। यानी एक यूनिट मास को जब हम फील्ड के किसी पॉइंट पे रखते हैं और वो यूनिट मास जो फोर्स फील करेगा वो यहाँ पर होगा उसका ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे देख रहे हैं ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ या फील्ड इंटेंसिटी। तो फील्ड इंटेंसिटी क्या डिफाइन करेंगे कि ग्रेविटी फील्ड के अंदर कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखें, है
है ना, मतलब ग्रेविटी फील्ड के अंदर कोई भी पॉइंट जहाँ पे अगर हम पॉइंट मास रखें तो पॉइंट मास पे जो फोर्स फील होगा वो उस पॉइंट पे उसकी ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ डिफाइन होती है। ओके, तो जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं intensity of gravitation field at point is the gravitation force experienced by a unit test charge placed in gravitation field at that point। ठीक है, जैसे कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे देखें तो उस पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो अपॉन उसका मास। देखिए जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक मास रख रहे हैं, ये है मास कैपिटल एम, ठीक है, और यहाँ से आर डिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर हम क्या करें, टेस्ट मास को रख रहे हैं एम नॉट। ठीक है, तो अब ये एम नॉट जो है ना, एम नॉट पे यहाँ पे एम नॉट मतलब इस पॉइंट पी पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो एम नॉट पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा एफ इजिकल टू जी कैपिटल एम एम नॉट अपॉन डिस्टेंस जो है वो आर स्क्वायर। सिंपली एफ फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास एफ फैक्टर आएगा। तो इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी क्या डिफाइन होगी, इसको हम नॉर्मली जी से या ई जी से लिख सकते हैं। तो जी वेक्टर या इजी वेक्टर होगा यहाँ पर एफ वेक्टर अपॉन उस पॉइंट मास की वैल्यू यानी एम नॉट। ये यहाँ पर उस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिफाइन होगी। तो जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे अब फोर्स की वैल्यू अपॉन एम नॉट, वहाँ से हम फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो अभी तो इतना समझिए कि यहाँ पर जो फील्ड इंटेंसिटी की जो हम बात कर रहे हैं उसका रिलेशन होगा एफ फैक्टर सॉरी ई जी इज इक्वल टू एफ फैक्टर अपॉन एम नॉट। तो यहाँ पे हम एफ फैक्टर को ये भी लिख सकते हैं एम वैक्टर इज इक्वल टू एम नॉट इजी वेक्टर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ईजी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और ये इसकी डायरेक्शन जो है वो उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर हम अर्थ फील्ड में देखें तो अर्थ फील्ड के अंदर जैसे ये अर्थ है तो अर्थ फील्ड में कोई पॉइंट मास है एम, जिसकी अर्थ से सेंटर जो सॉरी अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस जो है वो कोई आर या स्मॉल आर है। ठीक है, तो इसका जो इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा, तो उसको हम लिखेंगे इस पे लगने वाला फोर्स यानी एम जी, इसका वेट अपॉन इसका मास। तो अर्थ के केस में जब हम लिखेंगे फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशन एक्सलेशन वो सेम ही होगा। ठीक है, फील्ड इंटेंसिटी जो हम कह रहे हैं फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फोर्स अपॉन मास, और वही ग्रेविटेशन एक्सलेशन भी होता है फोर्स अपॉन मास। तो हम यहाँ पे जो एक्सलेशन बोल रहे हैं और जो इंटेंसिटी है वो देखा जाए तो वो सेम ही क्वांटिटीज होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सलेशन या फील्ड इंटेंसिटी इन केस ऑफ अर्थ ग्रेविटी फील्ड वो होगा वेट ऑफ पार्टिकल अपॉन मास ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पे मिलेगा डब्ल्यू अपॉन एम। तो ग्रेविटी फील्ड से कुछ रिलेटेड कुछ और पॉइंट देखें तो जैसा कि अभी हमने देखा ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट ऑन अर्थ इज इक्वल टू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, दोनों का रिलेशन जो है वो हमें सेम मिल रहा है और दोनों की यूनिट जो है वो भी सेम आ रही है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर केजी, है ना। देखो अभी हमने जो इजी देखा वो था फोर्स अपॉन मास, और जो एक्सलेशन होता है वो भी होता है फोर्स अपॉन मास। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों मैग्नीट्यूड वाइज जो है वो सेम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें तो सिंस इज कांस्टेंट फॉर फिक्स पॉइंट इट डज नॉट चेंज विद टाइम, है ना। अगर किसी पॉइंट पे अगर हम ग्रेविटी फील्ड की बात करें तो ग्रेविटी फील्ड जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। इसका मतलब ग्रेविटी फील्ड जो है वो एक स्टैटिक यानी स्टेशनरी फील्ड है। देखिए अगर कोई फील्ड जो है वो अगर टाइम के साथ उस जगह चेंज होता है तो वो स्टैटिक नहीं होगा, वो वेरिएबल होगा। बट अगर हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे देखें, चाहे अर्थ सरफेस पे देखें, हाइट पे देखें, या किसी और पॉइंट पे देखें या डेप्थ पे देखें, टाइम के साथ अगर हम उसे नोट करते हैं तो यहाँ पे ग्रेविटी फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, है ना। डिस्टेंस के साथ वेरी करेगी, यानी वो होता नॉन यूनिफॉर्म है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। पर अगर टाइम के साथ देखेंगे तो टाइम के साथ उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो सेम रहता है। अगर अगर हम यहाँ पे फाइंड करना चाहे पॉइंट ऑब्जेक्ट की वजह से जो या कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वजह से कोई डिस्टेंस पे इंटेंसिटी ग्रेविटी फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा।
देखिए किसी भी पॉइंट पे अगर हमें फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो उसका प्रोसीजर होता है, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, उस पॉइंट पे हम एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखेंगे। ठीक है, जैसे कोई एम नॉट है, टेस्ट चार्ज छोटा चार्ज रखेंगे जिससे यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी की जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं उस पर कोई ज़्यादा चेंज ना आए। तो छोटा सा टेस्ट चार्ज रखेंगे, उस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स आएगा वो फोर्स अपॉन उस टेस्ट चार्ज का मास, उसको हम यहाँ पे उस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैपिटल एम, ये एक बड़ा मास है, ठीक है, और इस मास से आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी है, जहाँ पे हमें इस पॉइंट पी पे हमें इजी यानी ग्रेविटी फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मास एम नोट ला के रखेंगे जिसकी डिस्टेंस यहाँ पे आर है। तो देखिए जो एम नोट है, एम नोट पे फोर्स लगेगा यहाँ पर इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये फोर्स होगा एफ इजिकल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम नोट अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पर जो फील्ड इंटेंसिटी हमने कहा इजी, वो हमारे पास होगा एफ अपॉन एम नॉट, यानी इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक सॉरी ग्रेविटी फील्ड इंटेंसिटी वो होगी जी कैपिटल एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एम नॉट। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेविटी फील्ड इंटेंसिटी है उसका रिलेशन हमें मिला, वो मिला जी कैपिटल एम, यानी वो कैपिटल एम कौन सा है, सोर्स मास, जिसकी वजह से हमें इंटेंसिटी देखनी है। तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, यानी डिस्टेंस के साथ जो इंटेंसिटी होगी वो चेंज होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये रिलेशन होगा इंटेंसिटी। अगर हम यहाँ पे इंटेंसिटी ग्रेविटी इंटेंसिटी लें और यहाँ पे डिस्टेंस लें तो यहाँ पे हमें ईजी जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर मिलेगा, ये डिक्रीज होगा डिस्टेंस के साथ। ये है हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, बाकी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट और जो शेल हैं उनके लिए हम अलग से देख सकते हैं, पर अभी हम जो रिलेशन की बात कर रहे हैं ई जी इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर, वो यहाँ पर अभी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जी एम वेक्टर जो आएगा वो माइनस ई आर के पाएगा, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जो इंटेंसिटी है उसी डायरेक्शन में होगी, है ना। तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी सभी पॉइंट पे, ठीक है।